नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का दर पर परिणाम करने वाले कुछ घटकों के बारे में। ये जो टॉपिक है ये हमारे पार्ट 3 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का भाग है, जो कि हमारे साइंस 1 का चैप्टर है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहली चीज़ यहाँ पर हम लोग जो समझने वाले हैं वो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ठीक है, उदाहरण से भी हम लोग समझेंगे। पहले समझ लेते हैं वेग का मतलब क्या होता है। वेग का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, गति। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेग। ठीक है, कुछ अभिक्रियाएं हम लोगों ने जैसे देखी है, कुछ छोटे से समय में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती है, यानी वो तीव्र गति से होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, कुछ अभिक्रियाएं कुछ ही समय में पूर्ण हो जाती है, यानी तीव्र गति से होती है। तो उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसे कि रसोई गैस को ऊष्मा देने पर वह जलने लगता है। ठीक है, या फिर हम लोग पटाखों को थोड़ी सी ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, उसमें आग लग जाती है, उसमें एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, धमाका होता है। ठीक है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। ओके, पर यहाँ पर क्या होता है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती है जो क्या होती है, कम गति से होती है। ठीक है, उनको पूर्ण होने में क्या लगता है, ज़्यादा समय लगता है। क्या लगता है, ज़्यादा समय लगता है, यानी वो क्या हो रही है, मंद गति से हो रही है। इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग जो लगता है वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसमें 8 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लगते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी लंबी प्रक्रिया है ये। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों को क्या समझ में आता है, इसका मतलब होता है कि भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं की दर भी भिन्न भिन्न होती है। उनकी गति जो होती है, ठीक है, होने में लगने वाला समय भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, परंतु अगर हम लोगों को कोई ऐसी अभिक्रिया चाहिए, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया हम लोग कराना चाहते हैं जिसको ज़्यादा समय लगता है, परंतु हमारे पास उतना समय है नहीं। ठीक है, जब हम लोग किसी फैक्ट्री में कुछ चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, हमारे इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, परंतु वहाँ पर एक ऐसी जटिल प्रक्रिया हो रही है या फिर जटिल अभिक्रिया हो रही है जिसको होने में क्या लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है। हमें क्या करना है, उस अभिक्रिया में लगने वाले समय को कैसे भी करके कम करना है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी अभिक्रिया हो रही है जो झट से हो जा रही है, परंतु हम लोग को क्या चाहिए कि वो धीरे धीरे हो। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसे घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि रासायनिक अभिक्रिया के दर को निर्धारित कर सके। ठीक है, ऐसे घटकों के बारे में पढ़ेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया के दर पे परिणाम करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से घटक होंगे। पहला है अभिकारकों का स्वरूप। दूसरा होगा अभिकारकों के कण का आकार। तीसरा होगा अभिकारकों की सांद्रता। चौथा है अभिक्रिया का तापमान। पांचवा है उत्प्रेरक, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उत्प्रेरक क्या है। ठीक है, तो ये सारे घटक जो है वो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दर पर परिणाम करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें से एक एक टॉपिक के ऊपर ब्रीफली चर्चा करेंगे, संक्षेप में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभिकारकों के स्वरूप के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसकी परिभाषा पढ़े तो परिभाषा क्या होगी, अभिकारकों का स्वरूप या क्रियाशीलता रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, किसी भी अभिकारक की क्रियाशीलता क्या करती है, हमारे रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। लोग इसके लिए क्या करेंगे, उदाहरण लेंगे। ठीक है, उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने उदाहरण लिया है एल्यूमिनियम और जस्ता का। किसका उदाहरण लिया है, एल्यूमिनियम और जस्ता का। और इसके अभी हम लोग क्या कराने वाले, अभिक्रिया कराएंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी HCl के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे। जब हम लोग इन दोनों की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो देखते क्या होता है। ठीक है, जब एल्यूमिनियम और जिंक यानी जस्ते दोनों धातुओं पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होती है तथा इन धातुओं के पानी में घुलनशील लवण निर्माण होते हैं। ठीक है, क्या होता है, पानी में घुलनशील लवणों का निर्माण होता है, परंतु जस्ते की तुलना में एल्यूमिनियम धातु की अम्ल के साथ जल्दी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर एल्यूमिनियम की जो अभिक्रिया है, ठीक है, तनु अम्ल के साथ वो जल्दी हो जाती है और जस्ते को क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। मतलब एल्यूमिनियम क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, इसकी क्रियाशीलता
ज़्यादा है, इसलिए क्या कर रहा है, जल्दी से अभिक्रिया कर ले रहा है। ठीक है, तो इससे हमको समझ में क्या आता है, रासायनिक अभिक्रिया का दर यह धातु के स्वरूप पर निर्भर करता है या फिर तत्व के स्वरूप पर निर्भर करता है, जो जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम यह जस्ते की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का दर जस्ते के साथ अभिक्रिया की दर से अधिक है। ठीक है, यानी एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का दर, ठीक है, अभिक्रिया का स्वरूप, एल्यूमिनियम का स्वरूप क्या है, जिंक से अच्छा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, फटाफट जल्दी से उसके साथ अभिक्रिया कर ले रहा है। ठीक है, यानी हम लोगों को समझ में आ गया अभिकारकों का स्वरूप क्या करता है या फिर क्रियाशीलता रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, अभिकारकों के कण का आकार। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अभिकारकों के कण के आकार के बारे में। तो इस चीज़ को हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हम लोगों ने 2 ग्लास ले लिए, एक में खड़ी शक्कर डाल दी और एक में पिसी हुई शक्कर डाली, तो बताइए कौन सी शक्कर जल्दी घुल जाएगी? पिसी हुई जल्दी घुलेगी या फिर खड़ी शक्कर जल्दी घुल जाएगी? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा कि पिसी हुई शक्कर है वो जल्दी घुल जाएगी। ठीक है, उसका डिसोल्यूशन फटाक से हो जाएगा, जल्दी से वो घुल जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है उसको क्या मिल रहा है, क्षेत्रफल ज़्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अभिक्रिया जल्दी से हो जा रही है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं में भी सेम होता है। ठीक है, तो जब हम लोग किसी अम्ल का शाहाबादी फर्श, ठीक है, शाहाबादी फर्श के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर मंद गति से CO2 गैस के बुलबुले निकलते हैं, परंतु जब हम लोग उसके शाहाबादी फर्श के चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर बुलबुले शीघ्र गति से निकलते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बुलबुले निकलते हैं, एक साथ ज़्यादा बुलबुले निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब चूर्ण बनाकर हम लोग डालते हैं अम्ल में, तो क्या होता है, उसको ज़्यादा क्षेत्रफल मिलता है अभिक्रिया होने के लिए और यह अभिक्रिया जल्दी जल्दी हो जाती है। और जबकि जब हम लोग फर्श का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो मंद गति से होती है, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रफल हम लोगों को ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आया, यहाँ से निरीक्षण से हम लोगों को क्या पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के कण के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, अभिकारकों के कण के आकार पर निर्भर करती है, वो छोटा है या फिर बड़ा उसके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के कण का आकार जितना छोटा होगा उतनी अभिक्रिया का दर भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभिकारकों के कण का आकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, तो यहाँ पर अगला घटक है अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, तो यहाँ पर सांद्रता का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं, जैसे कि हम लोगों ने 100 ml पानी ले लिया, ठीक है, और पानी के साथ हम लोग किसका विलयन बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विलयन बनाएंगे। ठीक है, अगर मैंने उसमें 5 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो होता है, ठीक है, ठोस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डाल दिया, तो जो हमारा विलयन बना है वो क्या होगा, तनु होगा। और अगर वहीं पर मैं जो हमारा 100 ml पानी है, ठीक है, 100 ml पानी का विलायक है, अगर मैं उसमें 50 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दूँ, तो क्या होगा, वो सांद्र बनेगा, हमारा जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, सांद्र विलयन बनेगा। ठीक है, वो ज़्यादा क्रियाशील होगा, उसमें से बुलबुले भी निकलेंगे, उसमें से धुआं भी निकलेगा। ठीक है, वो सांद्र होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अब इसको पढ़ते हैं। तनु और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कैल्शियम कार्बोनेट के चूर्ण पर होने वाली अभिक्रिया पर हम लोग विचार करने वाले हैं। ठीक है, तो तनु अम्ल के साथ कैल्शियम कार्बोनेट मिलाने पर अभिक्रिया मंद गति से होती है, क्योंकि वहाँ पर देखिए 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम क्या है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो वहाँ पर अभिक्रिया की गति भी क्या है, मंद है। ठीक है, और CS और कैल्शियम कार्बोनेट धीरे-धीरे अदृश्य होता जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब हम लोगों ने तनु तनु अम्ल डाला तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे अदृश्य होता है, धीरे-धीरे अदृश्य होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी धीरे-धीरे मुक्त होती है। परंतु जब हम लोगों ने सांद्र अम्ल के साथ कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराई, तो कैल्शियम कार्बोनेट शीघ्र अदृश्य होने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट शीघ्र अदृश्य हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट शीघ्र गति से अदृश्य होगा जब हम लोगों ने सांद्र अम्ल का उपयोग किया। तो हम लोगों को क्या समझ में आया, तनु अम्ल की अपेक्षा सांद्र अम्ल की अभिक्रिया शीघ्र होती है, इसीलिए अभिक्रिया का दर यह अभिकारकों की सांद्रता के अनुसार भी बदलता है। ठीक है, ज़्यादा सांद्रता होगी तो अभिक्रिया तेज होगी, सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया
धीरे धीरे होगी, मतलब तनु होगा तो अभिक्रिया क्या होगी, धीरे धीरे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ गया अभिकारकों की सांद्रता के बारे में। अगला है उत्प्रेरक के बारे में। अगला हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित होती है, परंतु उस पदार्थ में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे पहले। तो ऐसा अगर मेरी अभिक्रिया है, ठीक है, एक अभिक्रिया मुझे करानी है, परंतु उसको टाइम लग रहा है 20 मिनट। ठीक है, एक अभिक्रिया होने में कितना समय लग रहा है? 20 मिनट लग रहा है, परंतु मुझे क्या कराना है? उस अभिक्रिया को 2 मिनट में कराना है। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? उत्प्रेरक डाल सकता हूँ, जिससे वो अभिक्रिया कितने में हो जाएगी? 2 मिनट में हो जाएगी। और इस उत्प्रेरक के वजह से जो हमारी अभिक्रिया है, उसमें से जो हम लोग को उत्पाद मिल रहे हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, और उत्पाद के साथ साथ जो हमारा उत्प्रेरक है वो भी अलग अलग हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, परंतु क्या करता है? अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन होकर पानी व ऑक्सीजन का निर्माण होने की अभिक्रिया कमरे के तापमान पर मंद गति से होती है, बहुत ही स्लो गति से होती है, बहुत ही धीमे होती है। परंतु यही अभिक्रिया मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण लेने पर तीव्र गति से होगी। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण उसमें डाल देंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, तो यही अभिक्रिया क्या होगी? तीव्र गति से होगी। ठीक है, इसके अलावा एक और घटक क्या कर सकता है? हमारे रासायनिक अभिक्रिया पर परिणाम कर सकता है, रासायनिक अभिक्रिया की गति पे परिणाम कर सकता है, वो है तापमान। ठीक है, अभिक्रिया का तापमान इसके ऊपर परिणाम कर सकता है। मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन में इसको लिखना भूल गया। ठीक है, तो मैं अब आपको वर्बली बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर तापमान कैसे अभिक्रिया पर प्रभाव कर सकता है? तो हम लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, एक अभिक्रिया हम लोग हमेशा हम लोगों के आसपास देखते हैं कि ठंडी में जब हम लोग दही जमाते हैं, ठीक है, ठंडी में जब हम लोग घर पर दही जमाते हैं तो उसमें समय लगता है, जबकि गर्मी के समय दही जमने में एक रात में दही जम जाती है और बहुत ही अच्छी दही बनती है। ठीक है, मतलब तापमान जितना अधिक होता है अभिक्रिया की गति भी क्या हो जाती है? उस हिसाब से बदल जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा उदाहरण देखेंगे, तो जैसे कि हमारे घर पर अपघटन अभिक्रिया होती है बहुत जगहों पर। जैसे कि अगर हम लोग खाने को गर्मी के समय बहुत ज़्यादा समय तक रख दें, तो उसमें क्या होने लगती है? अपघटन अभिक्रिया होने लगती है। क्या होती है उसमें? अपघटन अभिक्रिया होती है, और वो खाना क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं होता है। ठीक है, जबकि अगर हम लोग उसी खाने को गर्मी के मौसम में ही उसी खाने को अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दें, तो क्या होता है? वो खाना लंबे समय तक चलता है। क्यों लंबे समय तक चलता है? जो हम उसमें अपघटन की अभिक्रिया हो रही थी, वह तापमान कम होने की वजह से क्या हो गई? स्लो हो गई, मंद गति से होने लगी। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है? लंबे समय तक चलता है। हम लोग 3-3 4-4 दिन तक भी वो खाना खा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? तापमान भी किसी अभिक्रिया पर परिणाम कर सकता है। ठीक है, उसकी गति पर परिणाम कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर मुझे आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लो। ये बिल्कुल ही फ्री है फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने स्कूल ग्रुप्स में शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।